वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का कहर दुनिया भर में जारी है। जिस तरह से कोरोना वायरस को एक साजिश के तहत पूरी दुनिया भर में फैलाया गया, उससे दुश्मनों के खुद के वर्चस्व को साबित करने के मंसूबे साफ हो गए। कोरोना वायरस से अब तक 5.73 करोड़ से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं और 13.67 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। कई उद्योग बंद हो गए हैं और लाखों लोगों की नौकरी चली गई है। पूरी दुनिया मंदी की मार झेल रही है। इस बीच कोरोना वायरस को लेकर एक और बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन, जिसे हम इंटरपोल के नाम से जानते हैं, उसके मुताबिक दुनिया के शीर्ष नेताओं और दिग्गज लोगों को कोरोना संक्रमित करने की साजिश रची जा रही है। इंटरपोल ने हाल ही में चेतावनी दी है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बड़ी शख्सियतों के साथ वैश्विक नेताओं को निशाना बनाकर कोरोना संक्रमित पत्र भेजे जा रहे हैं। अपने नए दिशा निर्देश में इंटरपोल ने भारत समेत 194 देशों को सतर्क रहने को कहा है। साथ ही ये भी कहा है कि ऐसे भी मामले सामने आए हैं जब पुलिस अधिकारियों, डॉक्टरों और ज़रूरी सेवाओं से जुड़े लोगों पर जानबूझकर थूका जा रहा है। इंटरपोल के मुताबिक इस तरह की हरकत को बाकी समूहों पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने ऐसे किसी नेता के नाम का जिक्र नहीं किया है जिसे ये संक्रमित पत्र भेजा गया हो। साथ ही कहा है कि कुछ लोग संक्रमित होने के बावजूद जानबूझकर बाहर घूम रहे हैं और संक्रमित क्षेत्र से गैर संक्रमित क्षेत्र में जा रहे हैं। ये भी चौंकाने वाली बात सामने आई है कि कुछ लोग संक्रमित सैंपल को ऑनलाइन भी भेज रहे हैं। ऐसे में जो लोग नेताओं या फिर दिग्गजों की सुरक्षा में तैनात हैं, उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है। खासतौर से साइबर क्राइम और आतंकवाद को रोकने में जुटे जांचकर्ताओं को ऑनलाइन बाजार पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इंटरपोल ने सभी सदस्यों से कहा है कि वो डाक विभाग को जैविक हमले के बारे में आगाह करें और किसी भी तरह के संदिग्ध पैकेज पर फौरन सूचना दें। साथ ही उन्हें बचाव के तरीके के बारे में भी जानकारी दी। इंटरपोल ने ये भी चेतावनी दी है कि साइबर अपराधी कंप्यूटर वायरस भेज सकते हैं और उनके निशाने पर ऐसी साइट है जिनका डेटा काफ़ी संवेदनशील है। ऐसे में अपराधी स्वास्थ्य से जुड़े उपकरण या सेवाओं का इस्तेमाल अपने अवैध लेन देन को छिपाने के लिए कर सकते हैं। देश के कई राज्यों में एक बार फिर कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने कोविड-19 नियमों में सख्ती कर दी है, तो वहीं दूसरे बड़े राज्य भी कड़े फैसले ले रहे हैं। मध्य प्रदेश और गुजरात में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए राज्य के कई शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ कर दिया है कि राज्य में अब दोबारा से लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से राज्य सरकार ने 5 शहरों में नाइट कर्फ्यू और पाबंदियां लागू करने का फैसला किया है। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा में 21 नवंबर से हर दिन रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा। इन शहरों में रात के कर्फ्यू के दौरान मालवाहक वाहनों का आवागमन जारी रहेगा। इसके अलावा फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिक भी आ जा सकेंगे। इन पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं रहेगी। साथ ही राज्य में 8वीं तक के स्कूल 31 दिसंबर तक बंद रखने का फैसला किया गया है। वहीं हरियाणा में कोरोना संक्रमण की वजह से स्कूलों को 30 नवंबर तक फिर से बंद रखने का ऐलान किया गया है। हरियाणा में स्कूल खुलने के 2 हफ्ते बाद ही कोरोना के मामले इतनी तेजी से बढ़े कि सरकार को यह फैसला वापस लेना पड़ा। जानकारी के मुताबिक सिर्फ 2 हफ्ते में 335 छात्र और 38 टीचर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब हरियाणा सरकार ने 30 नवंबर तक स्कूलों को फिर से बंद कर दिया है। हम आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर भी हाई अलर्ट मोड पर हैं। नोएडा के डीएम ने भी आदेश जारी कर कहा है कि शादी समारोह में अब 200 नहीं बल्कि मात्र 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। सीमा पार से लगातार जारी घुसपैठ के खिलाफ भारत ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से शनिवार को पाकिस्तान के उच्चायुक्त को तलब किया गया। बैठक के दौरान भारत ने पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई और घुसपैठ पर लगाम कसने को कहा। भारत ने साफ साफ कहा
कि पाकिस्तान को आतंकी गतिविधियों पर तुरंत रोक लगानी होगी, जिससे दोनों देशों में शांति कायम रह सके। एक तरफ भारत ने पाकिस्तान को खुली चेतावनी दी, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। राजौरी के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर नियमों का उल्लंघन किया। पाकिस्तान की तरफ से की गई इस गोलीबारी में एक भारतीय जवान शहीद हो गया है, जिसके बाद भारत ने भी पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया है। दरअसल गुरुवार को सुरक्षा बलों ने घाटी में आतंक और दहशत फैलाने के इरादे से आए 4 आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया था। इसी मामले की जांच लगातार जारी है, जिससे साफ पता चल रहा है कि आतंकी सीमा पार से आए थे और लगातार पाकिस्तान से उन्हें हैंडल किया जा रहा था। इंटेलिजेंस की शुरुआती जांच में पता चल चुका है कि चारों आतंकी जैश ए मोहम्मद के लिए काम करते थे। फोन के जरिए आतंकियों को इनपुट मिल रहा था। मैसेज के जरिए लगातार उनसे अपडेट लिया जा रहा था। नगरोटा एनकाउंटर के बाद भारत में रिव्यू मीटिंग का सिलसिला लगातार जारी है। शुक्रवार को पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल और रक्षा मंत्रालय के बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी, जिसके बाद पीएम मोदी ने ट्वीट के जरिए जवानों की बहादुरी को सलाम किया था और कहा था कि जवानों ने आतंकियों के नापाक मंसूबों को फेल कर दिया। पीएम मोदी ने यह भी दोहराया था कि भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर कोई भी भारत को छेड़ेगा तो फिर भारत छोड़ेगा नहीं। जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते उन्हें अनाथ आश्रम में रखा जाता है, लेकिन जब उसी अनाथ आश्रम में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हो तो बच्चे जाएं तो जाएं कहां। चिल्ड्रन होम्स के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। राष्ट्रीय बाल आयोग यानी एनसीपीसीआर की रिपोर्ट के मुताबिक देश में कुल 7,163 चाइल्ड होम्स हैं, जिनमें 2,56,000 बच्चे रहते हैं। इनमें से 2,764 होम्स में बच्चों को शारीरिक और मानसिक दुर्व्यवहार सहना पड़ता है। मूलभूत सुविधाओं से भी बच्चे वंचित रहते हैं। चौंकाने वाली बात है कि देश के 12% बाल गृहों में बाथरूम तक नहीं है, जबकि 18% में टॉयलेट तक नहीं है। कई चाइल्ड होम्स में टॉयलेट की एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर कैमरा नहीं लगा है। 10% बाल गृहों में बेसिक मेडिकल उपकरण भी नहीं है, जबकि कानूनन चाइल्ड होम्स चलाने के लिए ये अनिवार्य है। 14% चाइल्ड होम्स में तो बाथरूम भी नियमों के हिसाब से नहीं है। 4% में तो पीने का साफ पानी तक नहीं है। लगभग 15% बाल गृहों में तो बच्चों के लिए अकेले बेड भी नहीं है। देश भर में कुल 7,163 चिल्ड्रन होम हैं, जिनमें से 4,743 चिल्ड्रन होम दक्षिण के 5 राज्यों और महाराष्ट्र में हैं। तमिलनाडु में 1,248, कर्नाटक में 1,004, केरल में 729, आंध्र प्रदेश में 730, तेलंगाना में 429 और महाराष्ट्र में 603 चाइल्ड होम्स हैं। एनसीपीसीआर की सोशल ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 7,163 चाइल्ड होम्स में से 434 होम्स में शौचालय और स्नानगृह एरिया में प्राइवेसी नहीं है। सिर्फ 6,729 में ही प्राइवेसी का ध्यान रखा गया है। हालांकि नियम ये कहता है कि हर घर में पर्याप्त संख्या में स्नानघर होना चाहिए, जिसमें रोशनी और हवा आने की व्यवस्था हो। रिपोर्ट के मुताबिक 1,504 यानी 21% होम्स में बच्चों की संख्या के मुताबिक शौचालय नहीं है। इतना ही नहीं, 728 होम्स में बेसिक इमरजेंसी मेडिकल केयर उपकरण तक नहीं है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार हर साल बजट में करोड़ों रुपए बाल सुरक्षा के लिए आवंटित करती है और इस साल तो बाल सुरक्षा सेवा के लिए बजट का आवंटन 1,350 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1,500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। मासूमों की दुर्दशा देखकर सवाल ये उठता है कि आखिर ये रुपए जाते किसके जेब में हैं? आखिर बच्चों के साथ इस तरह की अनदेखी कब थमेगी? लखनऊ में देर रात समाजवादी पार्टी के नेता के घर हुई फायरिंग में एक शख्स की जान चली गई। शाहजहांपुर से समाजवादी पार्टी के एमएलसी अमित यादव के लखनऊ वाले फ्लैट पर बर्थडे पार्टी चल रही थी, जिसमें फायरिंग की वजह से एक शख्स की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक हजरतगंज के लाप्लास अपार्टमेंट में एमएलसी अमित यादव की बर्थडे पार्टी चल रही थी। इसी दौरान उनके भतीजे पंकज यादव की पिस्टल से 35 वर्षीय राकेश रावत को गोली लग गई। आनन फानन में राकेश को किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लखनऊ सेंट्रल के डीसीपी सोमेन वर्मा के मुताबिक घटना के वक्त मृतक समेत सभी लोग शराब के नशे में थे। शुरुआत के पूछताछ में इनको द्वारा बताया गया है, कोई आपस की विवाद की बात नहीं आई है अभी तक प्रकाश में, लेकिन इनके द्वारा बताया गया है
कि ये बंदी जो पिस्तौल इन लोगों ने निकाल के लाए तो देखने दिखाने में और इसके साथ छेड़खानी करते वक्त वो गोली चल जाती है। क्या नशे में थे लोग, शराब वराब भी वहाँ जैसे मैं बता रहा हूँ, ये लोग बियर पिए थे, बर्थडे पार्टी चल रही थी, तो ऑब्वियसली ये लोग शराब नशे में थे। रात 1:30 बजे के करीब पंकज अपनी पिस्टल लहराने लगे, जिसके बाद राकेश ने पंकज से पिस्टल ले ली। राकेश से विनय ने पिस्टल छीनने की कोशिश की। इसी छीना झपटी में गोली चल गई और सीधे राकेश के मुंह पर लगी। राकेश को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। राकेश रावत लखनऊ के गोमती नगर इलाके में रहते थे और लखनऊ में ही एक निजी कंपनी में काम करते थे। राकेश अपने दोस्त विनय यादव के साथ एमएलसी के फ्लैट में उनका बर्थडे मनाने पहुंचे थे। अमित यादव के भतीजे पंकज यादव पिछले 5 सालों से इसी फ्लैट में रहते हैं। पुलिस ने एमएलसी यादव के भतीजे पंकज यादव के अलावा विनय यादव, ज्ञानेंद्र कुमार और आफ्ताब आलम को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ की जा रही है।